Hello friends, myself Rachna Kaur and I am back again with the continuation of the chapter 1 Nationalism in Europe. Clear? जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है. मैंने आपको बताया था भाई हिस्ट्री 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 क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि हमें अपना प्रेजेंट कैसे बेटर बनाना है, isn't it? और हम बहुत प्राउड फील करते हैं अगर हम अपनी कंट्री की हिस्ट्री के बारे में जानें. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ लॉट कि हिस्ट्री पढ़ना कितना जरूरी है, देन फादर ऑफ हिस्ट्री. और तो और मैंने आपको वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस चैप्टर इन द प्रीवियस वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज इनफैक्ट, उसमें देखेंगे कि नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे डेवलप हुई. क्लियर? तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आई विल फॉरवर्ड यू द टाइमलाइन. मैं आपको टाइमलाइन के थ्रू पढ़ाऊंगी क्योंकि ये चैप्टर एनसीईआरटी में प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है. तो मैं इसको आपको बताऊंगी क्योंकि स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, पहले ये हुआ था अब ऐसा हो गया. तो दिस थिंग्स शुड बी रिमूव आउट. अगर मैं आपको अभी टाइमलाइन के थ्रू हर वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको टाइमलाइन प्रोवाइड करती जाऊंगी, उसमें से बताऊंगी अभी तक हमने क्या करा. तो हमने देखा 1789 में फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म फ्रेंच रेवोल्यूशन को माना गया, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था. उसको फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कहा गया है. ठीक है, कि इसने फ्रांस ने पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली यूरोप, पूरे वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल सेट कर दिया था कि कैसे एक स्टीरियोटिपिकल मोनार्की को हटा के जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर सकते हैं. तो इट इज मतलब हमने देखा था कि कैसे कैसे डेवलप हुई थी नेशनलिज्म यहाँ पे. अब तो ये फ्रांस की कहानी. अब हम देखेंगे कि बाकी कंट्रीज में क्या सिनेरियो. देखो, उसके बाद हम देखेंगे 1804 में सिविल कोड, जो कि नेपोलियन कोड ऑब्वियसली नेपोलियन ने लाया था, वो क्या था. ठीक है, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जितना भी टाइम लाइन में आप देख रहे हैं, डेफिनेटली हम ये कवर करने वाले हैं. नीड नॉट टू बी वरी, हैव पेशेंस एंड लिसन द थिंग्स वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द हिस्ट्री. ठीक है, इस चैप्टर का. ओके, हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई फ्रांस में नेशनलिज्म आ गया, वहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई. और मतलब क्या था फ्रांस में? देखो, मोनार्की थी पहले. ठीक है, उसके बाद पावर चलेगी, मतलब पहले तो राजा महाराजाओं के पास थी, अब उसके बाद नेशनल असेंबली बनी थी. ठीक है, आई एम रिकैप्चुलेटिंग योर थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन द 9th क्लास. और देखो, पिछला पढ़ा हुआ हमेशा काम आता है, तो देखो ये यहाँ पे आपको हेल्प करेगा. नेशनल असेंबली के बाद पावर चली गई थी जैकोबिन क्लब के पास. ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्टरी बन गई थी. यहाँ पे इनके बीच आपस में ही इतने क्लैशेस हो गए थे. रिमेम्बर, जैकोबिन क्लब का लीडर थे रॉबेस्पियर, है ना. तो ये इनके हाथ में पावर थी, चली गई थी. देन डायरेक्टरी के आपस के बीच में, इनके मिनिस्ट्रीज के बीच में आपस में काफी क्लैशेस हो गए थे, जिसका फायदा उठाया जी नेपोलियन ने, और वो करने लगे राज फ्रांस के ऊपर. बट नेपोलियन, ठीक है भाई, मोनार्की तो नेपोलियन हटाई, नो डाउट, बहुत अच्छे काम भी करे, लेकिन फिर भी लोग इससे नाराज थे. क्या रीजंस थे कि नेपोलियन से लोग नाराज हो गए? ठीक है, वो भी हम देखेंगे. तो इन दिस वे ये कुछ फॉर्मेट है शॉर्ट में कि फ्रेंच एम्पायर कैसे कैसे रहा. तो ये सारा इम्पैक्ट कैसे, मतलब कैसे पूरे यूरोप में, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, मेनी मोर कंट्रीज में इसका इम्पैक्ट पड़ा. ठीक है, इसको प्रमोट किसने किया? फ्रेंच आर्मीज ने. और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बन रही थी, बहुत सारी थी. जैकोबिन बहुत फेमस थी, इन्होंने भी काफी प्रमोट किया इसको. और नेपोलियन ने भी इसको काफी प्रमोट किया. नेपोलियन मिलिट्री में थे, फ्रांस की मिलिट्री में थे, फ्रेंच मिलिट्री में ये थे, और इन्होंने इसका फायदा उठाया और डायरेक्टरी के बीच में क्लैशेस का, और सारा का सारा टेक ओवर कर लिया फ्रांस को. 1769 में बर्थ हुआ था, और कहा जाता है कि 1821 में इनकी डेथ हो गई थी. मतलब there is a controversy regarding the Napoleon's death. It's not been cleared कि डेथ कैसे हुई थी और कब हुई थी, but still it is believed कि 1821 में he was died.
ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली फ्रांस को 1799 से लेके 1815 में तक रूल किया था। ठीक है, अब 1815 में क्या हुआ था वो हम देखेंगे। और 1799 में जब इन्होंने पावर अपने हाथ में ले ली तो अपने आप को फर्स्ट काउंसिल यानी मिलिट्री डिक्टेटर घोषित कर दिया इन फ्रांस का। ठीक है, और मिलिट्री नेपोलियन जो था वो एक ऑपरेसर तो था ही, जिन किसके लिए ऑपरेसर था, कॉन्कर्ड टेरिटरीज। मतलब देखो, नेपोलियन ने जैसे फ्रांस पे कब्जा किया, फिर धीरे 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 इसने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि बहुत सारी टेरिटरीज के ऊपर भी कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इटली था, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सो मेनी कंट्रीज पे इन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये उनके लिए जो थे वो एक ऑपरेसर, अत्याचारी साबित हो रहे थे, वो अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, इन्होंने डेमोक्रेसी तो डिस्ट्रॉय कर दी, बट एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। मैंने आपको कहा था कि बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए थे इन्होंने। मतलब ये जो थे बाकी यूरोपियन कंट्रीज के लोग जो कहते हैं यार इसको तो हमारी कंट्री में आना चाहिए, हमारी कंट्री में इम्प्रूवमेंट्स लानी चाहिए, मतलब दैट काइंड ऑफ सच एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, ही हैज ट्रेमेंडसली फ्रांस में काफी चीजें चेंजेस लाई थी, बट फिर भी लोग इनसे नाराज थे, वो हम देखेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर एक डिक्टेटर होके इन्होंने इतनी सारी चीजें अच्छी लाई थी। ठीक है, अब देखेंगे अब इन्होंने क्या क्या चीजें अच्छी लाई थी। इन्होंने एक्चुअली 1804 में सिविल कोड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, तो ये रिपीटेडली आया हुआ है क्वेश्चन। आई विल टेल यू एंड डिस्कस द प्रीवियस और बोर्ड क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो 1804 में इन्होंने सिविल कोड लाया जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्या था उसके अंदर, सबसे पहले इन्होंने वही इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो जो मतलब जो भी प्रिविलेज, जो भी ये 3 स्टेट में जो फ्रांस बंटा था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में थे आपके मिडिल क्लास, सेकंड में नोबिलिटी, फर्स्ट में क्लर्जी, भाई ये कर दिया खत्म, प्रिविलेजेस हो गई बंद, कोई फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। आप राजा के घर पैदा हुए तो राजा की राजा जैसी शान शौकत या वैसी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, आपको वो अर्न करना पड़ेगा, मेरिट के बेसिस पे जाएगा। ठीक है, तो सभी को इक्वल रखा, अगर उसने कोई क्राइम किया है तो उसको भी पनिशमेंट होगी, चाहे वो राजा है चाहे वो एक फार्मर है। ठीक है, ये चीजें रखी। फिर राइट टू प्रॉपर्टी टू फ्रेंच सिटीजन, सभी को इक्वल राइट दे दिए कि सभी को हक है अपनी प्रॉपर्टी रखने का, सिर्फ नोबिलिटी क्लास को ही नहीं, एवरीवन हैज अ। फिर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, जो बहुत छोटे छोटे एम्पायर्स में फ्रांस बंटा हुआ था, जो बहुत छोटे छोटे एम्पायर्स में फ्रांस बटा था, उसको जो है इन्होंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में एम्पायर, मतलब उस टाइम पे तो क्या था, मोनार्की थी, तो उसको अब इन्होंने थोड़ा इजी कर दिया। ठीक है, अब रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन गिल्ड्स एंड टाउन। भाई गिल्ड्स क्या होते हैं, गिल्ड क्या होता है कि मर्चेंट्स के ग्रुप्स को गिल्ड कहा जाता है। मतलब ये क्या करते थे, जो व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, ये लोग अपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बल्क में चीजें खरीदते थे, बल्क में चीजें बेचते थे, तो उनको थोड़ा प्रॉफिट हो जाता था। मतलब मर्चेंट्स को, व्यापारी को जो चीजें खरीदते थे तो थोड़ा प्रॉफिट हो जाता था कि ग्रुप में ये चीजें ना मोनार्की के टाइम पे अलाउड नहीं थी। मतलब मोनार्की के टाइम पे ग्रुप बनाने को मना कर दिया था, मर्चेंट्स का कोई ग्रुप नहीं बनेगा, ये लोग कोई भी चीज ऐसे नहीं खरीदेंगे। तो लेकिन द मोमेंट मैंने नेपोलियन एंटर इनटू इट, तो नेपोलियन ने भी बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेड उन्हें बहुत ही ज्यादा फ्लरिश, बहुत हेल्प करी ट्रेड के लिए। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, इनको आजादी है कि ये लोग अपने गिल्ड्स बना सकते हैं और जो है बल्क में चीजें खरीद सकते हैं और अपना प्रॉफिट के बारे में सोच सकते हैं। फिर इन्होंने भाई ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी काफी डेवलपमेंट की, रेलवे वगैरह सब अच्छे से इन्होंने डेवलप किया। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने फ्यूडल सिस्टम को भाई खत्म कर दिया। जो मैनरल ड्यूज थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्लास, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कीवर्ड्स में भी मेंशन होगा। फ्यूडलिज्म के तहत सर्वडम्स होते थे, सर्वडम होते हैं जिन्हें जबरन, मतलब फोर्सफुली उनको लेबर बनाया जाता था। जो ये नोबिलिटी क्लास थी, ये लोग जबरदस्ती अपनी लैंड पे इनसे काम करवाते थे। ठीक है, और उनको बोलते थे भाई हमने तुमको रहने, तुम्हारे लाइवलीहुड के लिए, तुम्हारे जीवन यापन के लिए हमने भाई तुमको जो है जमीन दी है, तुम उसके बदले में रेंट दो,
ये ऐसे करते थे, फोर्सफुली इनसे लेने। सर्वडम जो सिस्टम था, सर्व्स कहते हैं इनको, जो जबरदस्ती काम करवाया जाता था। तो ये जो प्रथा थी इसको फ्यूडलिज्म कहा जाता है, या जो ये टैक्सेस भरते थे, जो रेंट पे करते थे, इसको मैनुअल ड्यूज भी कहा जाता है। तो क्लास दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, 9th ऑनवर्ड समझाते कई बार बच्चों को 9th में भी पढ़ा होता है, फिर 10th में आकर भी दे गेट कंफ्यूज। तो सर्वडम, फ्यूडलिज्म और मैनुअल ड्यूज, मतलब फ्यूडलिज्म एक प्रथा है, प्रथा का नाम है, जहाँ पे सर्व जो है मैनुअल ड्यूज पे करते हैं नोबिलिटी क्लास को और क्लर्जी को, ठीक है। तो दीज थिंग्स हैपन। तो ये जो थी फ्यूडलिज्म, भाई स्टॉप कर दिया, और सर्वडम बनने की कोई जरूरत नहीं, अपना कमाओ अपना खाओ, किसी पे डिपेंड नहीं होना है और किसी को देना नहीं है अपना हिस्सा। तो दीज थिंग्स हैव बीन एबॉलिश्ड बाय द नेपोलियन। सो क्लास हमने क्या देखा? हमने देखा भाई कितना अच्छी चीजें नेपोलियन ने हमारी फ्रांस में लेके आया है, ठीक है। इतनी सारी अच्छी चीजें फ्रांस में ले गया, फिर भी मैम बोल रही हैं कि फिर भी लोग खफा थे नेपोलियन से, फिर भी लोग नाराज थे नेपोलियन से। ऐसा क्या हुआ, ठीक है, वो हम देखेंगे। देखो पता है इतना ज्यादा सिविल कोड, मतलब नेपोलियनिक कोड, ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ ट्रेड पहुंच गया, कंट्री का तो एडमिनिस्ट्रेशन तो कहाँ से कहाँ राइज कर गया, मतलब एक बीइंग अ डिक्टेटर इतना अच्छा काम फ्रांस में होने लगा था। तो पूरे यूरोप में फ्रेंच आर्मीज को बोलने लगे हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी, ये तो हमारे करता धरता है लिबर्टी के। तो लेकिन ये जो हार्बिंजर्स थे, ये जो फ्रेंच आर्मीज थी, ये फेवर से बन चुकी थी अनफेवर। कैसे भाई? एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस और पॉलिटिकल फ्रीडम एक साथ नहीं चलते, इनका ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ पे, क्योंकि नेपोलियन थे, बड़े मिलिट्री में थे और बहुत ही एम्बिशियस थे, ठीक है। ही वॉज नोन टू बी एम्बिशियस पर्सन, ही वॉन्ट्स टू कॉन्कर मोर एंड मोर टेरिटरीज। मतलब उस टाइम पे लोग कहते थे कि जितनी ज्यादा हमारे पास टेरिटरीज हो, जितने ज्यादा एरिया हमारे कब्जे में हो, हम उतनी ही पावरफुल होंगे। तो सेम हैपेंड विद नेपोलियन आल्सो, मोर ओवर ही वाज एम्बिशियस, वो एम्बिशियस भी थे। तो क्या हुआ कि होता क्या है, जैसे नेपोलियन ने इटली को टेक ओवर किया, ठीक है। अब जब इटली को ले लिया तो भाई अब नेपोलियन रहा फ्रांस का, वो तो फ्रांस का था, अब फ्रांस की ही बातें करेगा ना, फ्रांस वाला ही कल्चर प्रमोट करेगा ना कि इटली का कल्चर प्रमोट होने देगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें उसने इटली में रखी, जो फ्रांस में उसने सिविल कोड रखा था वो इटली में भी रखा, बट वो कहीं ना कहीं फ्रांस वाली चीजें, फ्रांस का कल्चर उन पे थोप रहा था, तो जो कतई बर्दाश्त नहीं था यूरोपियन कंट्रीज को। और ऐसा क्या था, और साथ में क्या था, टैक्सेस काफी ज्यादा थे इसके अंदर, और सेंसरशिप इम्पोज करती थी। भाई सेंसरशिप क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, कि कोई जो भी मीडिया है ना, वो जो भी पब्लिश करेगी वो सारा का सारा कंट्रोल नेपोलियन के हाथ में था, उसके फेवर में सब करेगी, कुछ भी उसके अनफेवर में नहीं डालेगी, जो भी होगा परमिशन लेनी पड़ेगी। देखो हमारी कंट्री में फ्रीडम ऑफ प्रेस है, अंडर द आर्टिकल ऑफ अंडर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर प्रेस मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो मीडिया के पास आजादी है अपनी बातों को रखने की, यहाँ पे सेंसरशिप नहीं है, ठीक है। वो बिना किसी को पूछ के दे पब्लिश द थिंग्स, इजंट इट? बट ड्यूरिंग द रेजाइम ऑफ नेपोलियन इन द फ्रांस इट वाज नॉट देयर। उन्होंने भाई सेंसरशिप इम्पोज कर दी थी, मीडिया जो भी पब्लिश करेगी, चाहे न्यूज़पेपर, चाहे आपका ये मास कम्युनिकेशन है, ये रेडियो था या फिर दिस टेलीविजन, एवरीथिंग हैज टू टेक द परमिशन ऑफ द नेपोलियन, देन हैज टू बी प्रिंटेड, देन हैज टू बी पब्लिश्ड, देन हैज टू बी टेलीकास्टेड, बिफोर दैट नथिंग हैज टू बी डन। तो मीडिया को कर दिया था सेंसर्ड। फिर उसके बाद बोला था नेपोलियन ने हर एक को मिलिट्री सर्विसेज देनी है, इट वाज मैंडेटरी, कंपलसरी कर दिया था मिलिट्री सर्विसेज। इसीलिए तो एडमिनिस्ट्रेशन तो ठीक है, आप अच्छा चला रहे हो, लेकिन आप तो हमारी आजादी ही छीन रहे हो, तो ये सब नहीं होना चाहिए था।
तो ये इससे कुछ सहमत नहीं थी यूरोपियन कंट्रीज, और फिर आ गया जी नेपोलियन। ये समझो नेपोलियन का डाउनफॉल होने लगा था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज को भाई ये राज नहीं आ रहा था ये चीजें क्यों कर रहा है वो, और अपना जो है फ्रांस वाली चीजें क्यों प्रमोट कर रहा है हमारे पे। दो थिंग्स वाज went to the different track instead of the straight track. So this was all about the Napoleon. Now this is all for today. Thank you and have a nice day. I hope आपको समझ आया होगा नेपोलियन का जो हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि भाई यूरोप में नेशनलिज्म आने से पहले क्या कंडीशन थी, सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी, क्या लोगों की सोच थी, कैसे चल रही थी चीजें यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, फिर कैसे कैसे चीजें वहां पे डेवलप होने लगी, तो वो हम जानेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। दिस इज ऑल अबाउट द फ्रांस वी हैव डन। Thank you and have a nice day.